नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। शिक्षण विधियों की अपनी अलग क्लास चल रही थी। एक एक शिक्षण विधि को अपन अलग अलग से पढ़ रहे थे। कुछ एक शिक्षण विधियां अपन पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं दोस्तों। शिक्षण विधियां प्रॉपर अलग अलग पढ़ा रहा हूं दोस्तों। मैं हर एक शिक्षण विधि का अलग अलग वीडियो बना रहा हूं। 15 से 20 मिनट के अंदर आपको एक शिक्षण विधि प्रोवाइड करवा रहा हूं दोस्तों। 15 से 20 मिनट में एक शिक्षण विधि। आगमन और निगमन जैसी विधि भी मैंने आपको 20 से 22 मिनट के अंदर पूरी करवा दी है दोस्तों। तो ध्यान रखना, बिना किसी समय गंवाए आपका इतना स्पीड से कोर्स में खींच रहा हूं ना, तो ध्यान रखना। कुछ बच्चे कह रहे थे मुझे कल परसों कि सर आपकी बोलने की स्पीड बड़ी तेज गति से थोड़ी धीरे करो। नहीं, मेरी स्पीड यही रहेगी ना, आप अपने सुनने की गति को है ना थोड़ी तेज करो दोस्तों, क्योंकि मैं अपनी गति के अंदर कोई चेंजेस नहीं चाहता। कोर्स बहुत बड़ा है, खींचना बड़ी स्पीड से पड़ेगा। आज जो मैं आपके बीच में लेके आया हूं, ऐसी एक महत्वपूर्ण शिक्षण विधि जो रीड फर्स्ट लेवल, रीड सेकंड लेवल, एसएसटी, मैथ्स वाले सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है दोस्तों। देखिए, आज की विधि जो अपन प्रारंभ करने वाले हैं, उस विधि का नाम है दोस्तों समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि। आज जो अपन जिस विधि का अध्ययन करेंगे दोस्तों, उस विधि का नाम है आपका समस्या समाधान विधि। देखिए, आपको पहले समस्या समाधान विधि के बारे में कई प्रकार के संकोच होंगे। अलग अलग अध्यापक ने कई तरीके से आपको समस्या समाधान विधि पढ़ा रही होगी, लेकिन समस्या समाधान पढ़ाने की जो विधि है वो बहुत ही अलग तरीके से चलती है। जिस तरीके से किताबों में छपी हुई है या जिस तरीके से अदर किसी ने आपको पढ़ा रखी होगी, इस प्रकार से नहीं चलती। इसका पूरा प्रारूप अलग है, बहुत ही मुश्किल विधि है। एक्चुअली मार्केट में केवल आगमन, निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण विधियों के ऊपर जोर दिया जाता है, जबकि उन विधियों से कई गुना दूसरी विधियां और कठिन और मुश्किल है, जिनसे शिक्षण और अच्छा करवाया जा सकता है, लेकिन इसकी विधिवत जानकारी नहीं है। ऐसी एक विधि में आज आपके बीच में लेकर के आया हूं, समस्या समाधान विधि। पहले समस्या तो आप सब समझते हैं, समस्या का समाधान करना कौन सी विधि कहलाएगी? आपकी समस्या समाधान विधि कहलाएगी। समस्या देखो, समस्या प्रत्येक जीवन के हैं। अपन यहाँ शिक्षा की बात कर रहे हैं तो प्रत्येक बालक के जीवन में कुछ न कुछ समस्या है। प्रत्येक बालक के शिक्षण कराते समय किसी न किसी प्रकार की परिस्थिति में उनको समस्या का सामना करना पड़ता है। जनरली आपने समस्या समाधान विधि के अंदर यह पढ़ा हुआ होगा कि समस्या समाधान विधि के अंतर्गत बालक, अध्यापक जो है बालकों के सामने समस्या प्रस्तुत करता है और फिर बालक उसका समाधान खोजते हैं। यह बिल्कुल सही है, लेकिन यह केवल 10% तक ही होता है दोस्तों। 10% तक ही होता है। इसमें यह विधि इतना काम नहीं करती दोस्तों। यह विधि तब प्रभावी बनती है जब स्वयं बालक के सामने समस्या आ जाए और फिर बालक उसका समाधान ढूंढे। एक तो अध्यापक ने दी समस्या, एक बालक के सामने स्वयं, एक दी गई है, एक आई गई है, दोनों में बहुत अंतर है। जो समस्या आई होगी ना, उसको बालक क्या करेगा, समस्या का समाधान करने में ज्यादा क्रिएटिव रहेगा, ज्यादा प्रभावी रहेगा। देखिए कैसा काम चलता है। इसमें क्या होता है, बालक के समक्ष जो होती है ना दोस्तों, समस्याएं उपस्थित हो जाती है। कैसे हो जाती है? मान लीजिए कि कोई बालक है, जिस बालक को आपने जैसे एक नियम बता रखा है, नियम बता रखा है कि जैसे नर प्लस इश करोगे तो नरेश होगा। संस्कृत, हिंदी के अंदर आपने क्या कर दिया, उनको संधियां पढ़ाई। हिंदी के अंदर संधियां पढ़ाई कि नर प्लस इश करोगे तो क्या बन जाएगा आपका। मात्राओं की मिस्टेक मत देखना भाई, बहुत है ना, आप तो केवल कंसेप्ट समझना। नर प्लस इश करोगे तो ये होगा, महा प्लस इश करोगे तो ये होगा। ये आपने मान लीजिए उनको संस्कृत पढ़ा रखी है, महेश। अब उन्होंने आपने उसको नियम बता दिए कि अ और आ के बाद में यदि ई आए तो आपको क्या करना है, ए करना है। अ और आ के बाद में यदि उ आए तो आपको क्या करना है, ओ करना है। ये बालकों को आपने क्या बढ़ा दिया, नियम बता दिया। हिंदी शिक्षण विधि, हिंदी की संधि पढ़ाते समय आपने ये उसको नियम बता दिया। अब बालक क्या कर रहा है, आपने ये नियम बता दिया, आपने तो हिंदी पढ़ाई थी। अब मान लीजिए कि बालक घर पे जाकर के हिंदी ना पढ़ करके वो संस्कृत पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है भाई, संस्कृत। उनको आपने बता दिया कि जहां पे ए और ओ की ध्वनि आएगी उसको आपको गुण संधि करना है। क्या करना है, गुण संधि करना है। अब बालक घर पे चला गया और घर पे जाकर के क्या कर रहा है, संस्कृति संधियों को सोल्व करने की कोशिश कर रहा है। किसके आधार पर? आपने हिंदी की संधि बता दी, उसके आधार पर। वहां पे मान लीजिए कि एक शब्द आ गया, उपोषति। क्या शब्द आ गया भाई, उपोषति नाम का एक शब्द आया। उपोषति नाम का जैसे शब्द आया, उस बच्चे ने क्या किया कि क्योंकि आपने गुण संधि पढ़ा रही ना, जहां पे ए और ओ दिखे गुण संधि पहचानी है, उस बच्चे ने क्या किया, उपोषति को देख के अंदाजा लगा लिया ये तो गुण संधि होगी। फिर वो क्या करना लगा, इसका संधि विच्छेद करना लगा कि कभी कभी उप प्लस उचति करता है, कभी उप प्लस एषति करता है, लेकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि सही शब्द निकल नहीं पा रहा है। तब बच्चे के दिमाग में क्या आ गई, समस्या आ गई। अब जो समस्या आई है ना, बालक की क्रिया करते करते आई है। आप जो उनको उदाहरण दोगे वो बालक, आप समस्या आपने दी है, आपने केवल हिंदी की गुण संधि पढ़ाई। बालक अब घर जाकर के संस्कृत की संधि पढ़ रहा है, वहां पे हिंदी जैसे ही उदाहरण आया उपोषति, वो देख करके सोल्व कर रहा है, तो हिंदी वाले नियम से ये सोल्व नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा तो बालक के सामने क्या आ गई, समस्या आ गई ना। बालक स्वयं क्रिया कर रहा था, अब उसके सामने समस्या आई।
अब क्या करेगा बालक, इस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। मान लीजिए उपोषिति कैसे हो रहा है, बार बार नियम निकालेगा, संस्कृत के नियम वगैरह पढ़ेगा और नियम पढ़ते पढ़ते ना समाधान करते करते एक निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा कि उप प्लस औषधि जो होता है ना दोस्तों, इसका संधि विच्छेद होगा। उप प्लस औषधि होकर के क्या हो जाएगा भाई, उप प्लस औषधि हो जाएगा। अब वो क्या करेगा, इन दोनों में कंफ्यूजन तो रहेगा ही रहेगा ना, उसके बीच में भी दोनों में कंफ्यूजन रहेगा, इसमें भी ओ आ रहा है इसमें भी ओ आ रहा है, मैं पहचानूंगा कैसे। फिर वो क्या करेगा कि जितने भी उपोषधि, कौन सी भी पर रूप संधि होती है ना, यहाँ पे पर रूप होगी, पूर्व रूप होगी, पूर्व रूप है ना, जो भी होती है भाई, पर रूप हो सकती है या पर रूप हो सकती है, आपके हिसाब से देख लेना। जो भी संधि होगी पर रूप होती है या पूर्व रूप होती है। वो क्या करेगा, अब इस संधि के अंतर्गत यहाँ पे क्या करेगा कि हिंदी वाली संधि, गुण संधि के अंदर मान लीजिए कि ये पर रूप है ना, या पूर्व रूप मान लेते हैं अपन। अरे जो से भी हो ना, मेरी गलती मत निकाल देना, जो भी है जो है आप समझ लेना, मैं उदाहरण दे रहा हूं केवल। अब वो वाला क्या करेगा कि इसको पूर्व रूप समझेगा और इसको क्या समझेगा, गुण संधि समझेगा। दोनों में कंफ्यूजन तो है ना। वो क्या करेगा, किताबों के आधार पर एक संकलन इकट्ठा कर देगा कि पूर्व रूप संधि के कौन कौन से नियम होते हैं। मान लीजिए कि 5 नियम आ गए, तो फिर उस पूर्ण नियमों को निर्धारण कर लेगा, ये 5 नियम होंगे तो ये पूर्व रूप संधि होगी, और 5 नियम के अलावा कोई भी नियम लग रहा होगा उसको मुझे गुण संधि में निकालनी है। ये समाधान किसने खोजा, बालक ने स्वयं ने खोजा, बालक ने स्वयं ने नियम निर्धारण किया, बालक ने स्वयं सिद्धांत का निरूपण किया दोस्तों। इसे कहते हैं हम समस्या समाधान विधि। जब आपके सिखाए हुए ज्ञान को लेकर बालक कभी कभी उसका प्रयोग करते करते, ऐसे की क्रिया करते करते ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाता है कि उसके सामने समस्या आ जाती ना, तो आपके द्वारा दिए गए ज्ञान के आधार को मानते हुए वो उस समस्या को समाधान करते हुए एक निष्कर्ष पर पहुंचता है, उसे हम क्या कहेंगे, समस्या समाधान विधि कहेंगे दोस्तों। तो 2 तरह की बात होगी, एक तो समस्या समाधान में समस्या अध्यापक प्रस्तुत करे, एक बालक जब क्रिया कर रहा है तो क्रिया करते करते उसके सामने क्या आ जाए भाई, समस्या आ जाए। दोनों में क्या है, अंतर है। तो सही जो होगा ना दोस्तों, ये वाली जो विधि होगी ना 99% ज्यादा प्रभावी होगी। और वास्तविकता में जब समस्या समाधान विधि का निर्माण किया गया था ना दोस्तों, तब भी यही प्रक्रिया अपनाई गई थी। इसी को हम क्या कहेंगे, देखो सबसे पहले दूसरे उदाहरण को समझा, मतलब पूर्व ज्ञान आया उसके पास में, फिर उसने नए सब्जेक्ट के साथ में क्रिया की, समस्या आई, समस्या के लिए उसने कई प्रकार की किताबें एकत्रित की और एकत्रित करने के बाद में उसका समाधान कर लिया। ये कहलाती है आपकी समस्या समाधान विधि कहलाती है। ये सामान्य से इसका परिचय है। समस्या समाधान विधि की अगर जनक की बात करें दोस्तों, तो जनक में इसके बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन मैं आपको सरल सरल बताता हूं। इनमें 3-4 चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले इसके जनक की बात करें, सुकरात और सेंट थॉमस, दोनों नाम एक साथ में आते हैं। कभी सुकरात भी आता है और सेंट थॉमस भी आता है। इसका जनक सुकरात को भी माना जाता है और सेंट थॉमस को भी। हाँ, अगर रियलिटी में बात करें कि सही में जनक कौन था, वो सुकरात था, लेकिन इसको प्रभावी सेंट थॉमस ने बनाया था ना, इसलिए सेंट थॉमस को भी क्या माना जाता है, इसका जनक माना जाता है दोस्तों। तो ध्यान रखना, यदि प्रश्नों में ऑप्शन के अंदर सुकरात और सेंट थॉमस दोनों इंक्लूड होकर के एक साथ में आए ना, तब तो दोनों को सही कर देना। लेकिन सुकरात भी अलग आ रहा है और सेंट थॉमस भी अलग आ रहा है ना, फिर आप सुकरात को सही कर देना, सेंट थॉमस को रहने देना, है ना। लेकिन जनरली जब भी आएगा ना, पहली बार भी जो प्रश्न आया था ना दोस्तों, यहाँ ये भी प्रश्न आया था, एमपी टेट में साथ था, एमपी में या एपी टेट में था, तब भी इनका दोनों का नाम एक साथ दे रखा था, सुकरात भी दे रखा था और सेंट थॉमस भी दे रखा था। तो ध्यान रखना, ये दोनों इसके क्या कहलाएंगे दोस्तों, जनक कहलाएंगे। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि इसकी जो वास्तविक जनक है ना, वो कौन है भाई, गेस्टाल्टवादी। वही गेस्टाल्टवादी, समग्रवाद वाले आपके, है ना, समग्रवाद वाले जो है आपके मनोविज्ञान में, वो इसके वास्तविक जनक माना जाते हैं। किनके, समस्या समाधान विधि के। क्योंकि आपने दिया होगा, गेस्टाल्टवादियों ने जितने भी उदाहरण दिए हैं अधिगम को लेकर के, सब में यही बताया कि वो किस तरीके से वो समस्या का समाधान करेंगे। इसलिए कुछ लोग उनका वास्तविक जनक किसको मानते हैं, गेस्टाल्टवादियों को मानते हैं। अब देखो, केवल जनक की बात करें तो सुकरात, सेंट थॉमस। वास्तविक जनक की बात करें अगर प्रश्नों में गेस्टाल्टवादी ऑप्शन दे रखा हो ना दोस्तों, तो गेस्टाल्टवादी को क्या करना है, सही करना है। और इसे विधि को आधुनिक रूप देने के लिए मॉडल रूप इस विधि का किसने दिया है, 2 जनों ने दिया, किलपैट्रिक और जॉन डीवी। ये दोनों कौन थे, गुरु शिष्य थे दोस्तों। ये दोनों गुरु शिष्य थे, बहुत अच्छे इनके संबंध थे दोस्तों। इन दोनों ने एक साथ मिलकर के ना, बहुत से जिस प्रकार के ना अपने वो था ना प्लेटो, उसी तरीके से इनके साथ भी जॉन डीवी दोस्तों। तो किलपैट्रिक और जॉन डीवी दोनों गुरु शिष्य थे, बहुत साथ में रहे हैं दोस्तों, एक साथ में। तो इसका आधुनिक रूप जो दिया है ना, इन दोनों ने दिया है। मतलब आप कह सकते हो कि आधुनिक जनक भी इनको कह सकते हो दोस्तों। तो 3 चीजें यहाँ पे आप इसके जनक के बारे में याद रखनी है। जनक पूछे तो सुकरात एंड सेंट थॉमस, वास्तविक जनक पूछे तो गेस्टाल्टवादी, आधुनिक रूप किसने दिया तो किलपैट्रिक एंड जॉन डीवी। ये तीनों बातें आपको इसकी जनक के बारे में आपको याद रखनी है। इसके बाद बात करें दोस्तों इसके सोपान। किसके सोपान भाई, समस्या समाधान विधि के सोपान क्या क्या होते हैं। सोपान का मतलब होता है पद, सोपान का मतलब होता है चरण। इस क्रिया को पूरी करने के लिए आपको एक स्टेप टू स्टेप चलना पड़ता है। स्टेप स्टेप को अपन क्या कहेंगे, सोपान कहेंगे। पहले नंबर पर क्या करना है, दूसरे नंबर पर क्या करना है। अब देखिए, सबसे पहला इन्होंने सोपान बता रखा है, सबसे पहला इन्होंने सोपान बता रखा है दोस्तों कि समस्या का चयन करना एवं पहचान करना।
कभी भी आपको यदि सबसे पहले समस्या का चयन करना आना चाहिए, समस्या को पहचानना आना चाहिए कि वास्तविकता में समस्या क्या है। क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बात बता दी थी कि आपके जीवन में केवल और केवल वही समस्या आती है जिसका समाधान आपके पास में है। बस शर्त इतनी कि आपको समस्या पहचान करने की ताकत होनी चाहिए, समस्या का पहचान करने का सही तरीका आपके पास में होना चाहिए। तो समस्या का चयन करना और पहचान करना, सबसे पहला काम समस्या समाधान विधि में क्या करना है, समस्या का चयन करना। जैसे बालक को पढ़ रहा था ना, गुण विधि पढ़ते पढ़ते अचानक से उपोषिति शब्द आया ना, वो क्या हो गया, समस्या का चयन हो गया। दोस्तों समस्या का चयन होने के बाद में समस्या के कारणों का पता लगाना, सबसे पहला काम है समस्या को चयन करना। यदि आपने समस्या की सही पहचान नहीं की ना तो जीवन भर आपसे समाधान नहीं होगा। वास्तविक जीवन में लेकर के देख लो, कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई हमारे जीवन में ये समस्या चल रही है, हमारा जीवन में ये समस्या चल रही है, क्योंकि आपने ये भी देखा होगा बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आज मेरा मन नहीं लग रहा है। उनको पूछ ले क्यों नहीं लग रहा है, उसके पास में जवाब नहीं है। ये मन नहीं लगने का पीछे कारण क्या है, समस्या का चयन, समस्या की पहचान नहीं कर पा रहे। वो कुछ न कुछ तो समस्या है उनके जीवन में, लेकिन क्या नहीं कर पा रहे, पहचान नहीं कर पा रहे। और जो लोग समस्या की सही पहचान कर देते ना, वो उसका समाधान भी क्या कर देंगे, आराम से कर देंगे। पहले समस्या की पहचान कर दी, फिर समस्या के कारणों का क्या करना है, आपको पता लगाना है। समस्या के कारणों का पता लगाना है, ये समस्या हमारे जीवन में आई क्यों है, मतलब इस सिलेबस में शिक्षण के अंदर ये समस्या कैसे आई है, कारणों का पता लगा लिया। तीसरे नंबर पर आपको काम करना है परिकल्पना का निर्माण करना। परिकल्पना का निर्माण करने का मतलब होता है एक बार दिमाग में बिल्कुल है ना, कह सकते हो इमेज के रूप में सोचना कि मैं किस तरीके से इसका समाधान कर सकता हूं। एक कल्पना का निर्माण करना, किस किस तरीके से यह समस्या निपटाई जा सकती है, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी परिकल्पना का निर्माण, या इसको अपन कह सकते हैं उपकल्पना का निर्माण। दोनों एक ही बात होगी दोस्तों, उपकल्पना का निर्माण भी आप इसे कह सकते हो। फिर इसके बाद में आता है चौथे नंबर का चरण, समस्या से संबंधित तथ्यों या सामग्री को एकत्रित करना। बालक के सामने जैसे समस्या है उपोषिति, उसने क्या क्या होगा, सामग्री को एकत्रित की होगी ना, ये कौन कौन सी विधि है, उपोषिति ऐसी गुण टाइप की दिखने वाली दूसरी कौन सी संधि है, उनकी कौन कौन सी किताबें, सामग्री को क्या क्या एकत्रित किया। तो किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए कई प्रकार के तथ्य नियम की आपको आवश्यकता होगी, कई प्रकार की किताबें आपको क्या करनी पड़ेगी, एकत्रित करनी पड़ेगी। तो परिकल्पना के बाद में आपने सोच लिया कि मुझे इस समस्या का समाधान करना है, तो पहले मुझे पास में साधन होने चाहिए, कुछ तथ्य होने चाहिए जिससे मैं इसका समाधान कर सकूं। तो तीसरे नंबर, चौथे नंबर पर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, समस्या से संबंधित तथ्यों या सामग्री को एकत्रित करना। जो भी पुस्तकें वगैरह चाहिए उसको क्या करना, इकट्ठी करना। इकट्ठी करने के बाद आपके पास में इकट्ठी सामान सारा का सारा आ गया ना, फिर क्या आएगा पांचवें नंबर पर, समाधान खोजना या समाधान निकालना। समाधान भी कैसा निकालना, उत्तम समाधान निकालना, सही समाधान निकालना। जैसे उसने 5 नियम बना लिए ना अपना हिसाब से, ये होगा तभी ये होगा, ये होगा, ये 5 आ गए तो उपोषिति होगी, और ये 5 नहीं आए तो गुण संधि होगी। पर्व, पूर्व, रूप और इस दोनों में उन्होंने क्या बता दिया, अंतर बता दिया ना दोस्तों। ये क्या कहलाएगा, आपका उत्तम समाधान। अंत वाला पद आता है आपका समाधान का व्यवहारिक प्रयोग करना या उपयोग, मूल्यांकन करना। आपने पता लगा लिया कि इस 5 नियम के आधार पर ये उपोषिति संधि होगी। अब आपको कंफ्यूजन है कि मैं सही कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो इसका मूल्यांकन के लिए आप क्या करोगे, बहुत सारे गुण संधि के भी एग्जाम्पल लोगे और बहुत सारी पूर्व रूप संधि के भी एग्जाम्पल लोगे, और दोनों को क्या कर दोगे, मिक्स कर दोगे, और 2-4 दिन के लिए उसको छोड़ दोगे। 5वें दिन जाकर के अचानक उन एग्जाम्पल को उठा करके वापस क्या करोगे, सोल्व करोगे। यदि सारे सवालों को आपने सही सोल्व कर दिया, मतलब आपकी समस्या का उत्तम समाधान हो गया। नहीं कर पाए, मतलब समाधान तो हुआ है लेकिन उत्तम नहीं हुआ है, वापिस इन चरणों से क्या करना पड़ेगा, आपको गुजरना पड़ेगा। तो दोस्तों ये 5-6 जो क्या इसके क्या कहलाएंगे भाई, चरण कहलाएंगे या सोपान कहलाएंगे। सोपान कह दो, चरण कह दो या पद कह दो, तीनों एक ही बात होगी दोस्तों, है ना। ये किसके सोपान कहलाएंगे, आपके समस्या समाधान विधि के सोपान कहलाएंगे। सोपान के बाद में अपन बात करें दोस्तों इसकी अवस्थाएं, ये बहुत बड़ी ये समस्या समाधान विधि ना। मैं कभी भी इसे आगमन निगमन विधियों के ऊपर फोकस नहीं करता हूँ, ये गरीब विधि हैं, इनके अंदर इतना कुछ नहीं है जितना दूसरों के अंदर है। अब देखिए इनकी अवस्थाएं, मतलब जब भी समस्या आपके सामने आती है तो किन किन अवस्थाओं से आपको गुजरना पड़ता है या किस किस तरीके से। दोस्तों समस्या की एक खासियत होती है, समस्या जब भी आती है ना पूर्ण रूप में आती है। जब भी आती है समस्या किस रूप में आती है भाई, पूर्ण रूप में आती है। समस्या कभी भी टुकड़ों टुकड़ों में नहीं आएगी, जब भी आएगी पूर्ण रूप में आएगी। दूसरी इसकी खास विशेषता है कि जब भी आती है ये आकस्मिक आती है, अचानक आती है। समस्या आपके जीवन में ऐसा नहीं है कि थोड़ी अभी है इन, थोड़ी अभी है इन, यहाँ आपको पहले से पता होगा कि ये मेरे समस्या आ रही, नहीं आएगी। समस्या जब भी आती है अचानक आती है, और दूसरी किसी पूर्ण रूप में आती है, टुकड़ों में कभी नहीं आएगी। जब भी आएगी समस्या एक रूप में आएगी। ये इसकी क्या होती है, प्रकृति है किसकी, समस्या की। तो ये अवस्था की बात कर रहा है ना, तो सबसे पहली अवस्था होती है दोस्तों अस्पष्ट स्थिति। जब आपके सामने समस्या आती है तब स्थिति कैसी होती है, बिल्कुल अस्पष्ट होती है। आपको पता ही नहीं चल रहा होता कि ये क्या हो गया, क्योंकि बालक गुण संधि का सवाल कर रहा था, उपोषिति आया और उसको पता ही नहीं चल रहा कि ये क्या हो गया, कि उपोषिति शब्द उसके लिए कैसी स्थिति है, अस्पष्ट स्थिति है। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों सूत्रीकरण। सूत्रीकरण का मतलब क्या होता है कि उस चीज को, समस्या को समाधान करने के लिए कुछ नियम या तथ्य आप लगाते हो, अस्पष्ट स्थिति को थोड़ी स्पष्ट करने की कोशिश करते हो, वो क्या कहलाएगा, आपका सूत्रीकरण। जैसे वो बालक कर रहा था ना, उसको तोड़ के कभी उपोषिति कर रहा है, कभी एषिति कर रहा है, मिलाने की कोशिश कर रहा है, क्या कर रहा है, सूत्रीकरण।
फिर आता है समस्या का ज्ञान। जब आप सूत्रीकरण का प्रयोग करते हो तो फिर आपको समस्या का ज्ञान हो जाता है, वास्तविक पता चल जाता है कि नहीं, ये जो मैं लगा रहा हूं ना ऊ वगैरह, ये नहीं होगा, इसके पीछे कोई अलग कारण है, ये गुण विधि से सही नहीं हो पाएगा। आपको वास्तविक समस्या का क्या चल गया, पता चल गया। जैसे ही पता चला उसके बाद में आप तर्कना नहीं होगा दोस्तों, तर्कना करते हैं, मतलब आदमी उस समस्या के ऊपर वाले क्या करने लगेगा, तर्क करने लगेगा, चिंतन करने लगेगा, मनन करने लगेगा, समस्या का समाधान करने की कोशिश करेगा। क्योंकि जब तक समस्या का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप तर्क क्या करोगे। जब समस्या आपको पता ही नहीं है तो तर्क की सवाल ही पैदा नहीं, तर्क कब करो, जब समस्या का पता हो। समस्या का ज्ञान हुआ, वाले क्या कर रहा है, तर्क कर रहा है। तर्क करने के बाद में कोई इसको मान लीजिए तर्क करते सोचते सोचते कोई आइडिया आया, उस आइडिया का वो क्या करेगा, प्रायोगिकरण करेगा, उसके अंदर प्रयोग करने की कोशिश करेगा कि ये समस्या इससे हल होती है या नहीं होती है। और प्रयोग करने के बाद यदि समस्या हल हो जाती है तो अंत में प्रमाणिक या निश्चयन करना, अंत में जाकर के क्या कर देगा, प्रमाणित कर देगा, निश्चित कर देगा कि ये जो सवाल है ये इस तरीके से ठीक होगा, ये अपने आप से वो बालक क्या कर देगा, प्रमाणित कर देगा। ये इसकी क्या कहलाती है दोस्तों, अवस्थाएं कहलाती है। किसकी अवस्थाएं कहलाती हैं, आपकी सहायक समस्या समाधान विधि की। अब बात करते हैं भाई इनके गुण दोष की, कौन कौन से इसके गुण हो सकते हैं और कौन कौन से इनके दोष हो सकते हैं। तो सबसे पहले गुण की बात करते हैं कि कौन कौन से इस समस्या समाधान विधि के गुण होंगे। सबसे पहला गुण, अवांछित अरुचिकर स्थिति को वांछित रुचिकर बनाना। क्योंकि देखो अवांछित का मतलब क्या होगा, जो समस्या आपके सामने आई है वो आपके लिए अरुचिकर, क्योंकि आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। जो चीज आपको आती है, जो नहीं आती है ना, वो आपके सामने आ गई। तो इस समस्या समाधान विधि के द्वारा क्या करते हो, उस अवांछित स्थिति को वांछित स्थिति में बदल देते हो। अरुचिकर जो परिस्थिति बन रही है ना, उसको रुचिकर में बदल दोगे। जो समस्या आपके सामने आई है वो अरुचि के रूप में, लेकिन उसका समाधान करके उसी चीज को आप क्या बना लोगे भाई, रुचिकर बना लोगे वापिस। तो पहला गुण तो ये होगा। अधिगम व्यवहार की बाधा दूर करने के लिए, बालक अधिगम कर रहा है, अधिगम का व्यवहार का मतलब क्या होता है, अधिगम कर रहा है, तो अधिगम व्यवहार कर रहा है, अधिगम सीख रहा है। तो व्यवहार करते समय, अधिगम करते समय यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो समस्या को भी दूर इसके द्वारा किया जा सकता है। तो अधिगम व्यवहार की बाधा दूर करना। अभिसारी अपसारी चिंतन शक्ति का विकास करना। दो शब्द दोस्तों, अभिसारी चिंतन और एक कौन सा है आपका, अपसारी चिंतन। यानी कि आपको अभिसारी और अपसारी चिंतन का विकास होता है। देखो अभिसारी क्या होता है, अपसारी का मतलब होता है कि आप जब, अपसारी का मतलब होता है फैला हुआ, है ना। या इसमें क्या होगा कि आप जब किसी समस्या के ऊपर चिंतन करोगे ना, कई प्रकार के विचार आपके दिमाग में आएंगे। वो कौन सा चिंतन कहलाएगा, आपका अपसारी चिंतन कहलाएगा, जिसमें कई प्रकार के आइडियाज हैं, अलग अलग प्रकार के आपके विचार जा रहे हैं, अपसारी चिंतन। और एक होता है दोस्तों अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन का मतलब होता है दोस्तों, अभिसारी चिंतन का मतलब ये होता है कि इसको, ये जो अलग अलग प्रकार के विचार ना आकर के एक रूप में विचार आना, किसी भी समस्या का समाधान का एक ही विचार आपके दिमाग में आएगा, वो कौन सा होगा, आपका अभिसारी चिंतन होगा। यानी कि एक विचार जो समस्या को सोल्यूशन कर दे, वो यदि आ जाए आपके दिमाग में तो अभिसारी चिंतन कहलाएगा। और उस समस्या के समाधान के कई आपके दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं, वो कौन सा कहलाएगा, आपका अपसारी चिंतन कहलाएगा। एक गिलफोर्ड नाम का शिक्षा शास्त्री हुआ था दोस्तों, गिलफोर्ड नाम का। इस गिलफोर्ड नाम के शिक्षा शास्त्री ने यह बताया था कि बालकों के लिए सबसे अच्छा चिंतन यदि कोई है तो वो है अभिसारी चिंतन है। अभिसारी चिंतन को गिलफोर्ड ने सबसे सर्वश्रेष्ठ चिंतन बताया था, क्योंकि वो ये कहता है कि एक समाधान किसी समस्या का दिमाग में आ जाना सबसे बढ़िया चिंतन माना जाएगा। लेकिन दोस्तों एक सत्य ये भी है, पहले बालक अपसारी चिंतन ही करेगा। जब तक बालक अपसारी चिंतन नहीं करेगा तब तक अभिसारी चिंतन नहीं हो सकते, क्योंकि एक बार अपने दिमाग में कई आइडियाज आते हैं, उसमें से अपन किसी एक आइडियाज को अपन चुनते हैं, फिर उस एक आइडियाज के ऊपर अपन चिंतन करते हैं दोस्तों। तो जब तक अपसारी चिंतन नहीं होगा तब तक अभिसारी चिंतन होना भी संभव नहीं है। ये हल्की सी बात यहाँ पे याद रखना कि इस अभिसारी चिंतन को गिलफोर्ड नाम के वैज्ञानिक जो शिक्षा शास्त्री था ना, उसने क्या बताया, इसको सबसे श्रेष्ठ चिंतन बताया। फिर अगली बात करते हैं आलोचनात्मक तथा समस्यात्मक चिंतन का विकास हो जाता है। आलोचनात्मक मतलब का, क्योंकि बालक ने आपने गुण संधि वो पढ़ा रखी, वहां पे वो देख रहा है संस्कृत वाली, अब वहां पे वो आलोचना करेगा। क्यों करेगा, सर आपने ये पढ़ी है, तो यहाँ पे आई नहीं रही है, दोनों के बीच में क्या कर रहा है, आलोचना कर रहा है। तो समस्यात्मक चिंतन, समस्या आई है उसके ऊपर जो भी सोचेगा वो समस्यात्मक चिंतन कहलाएगा। यह विधि करके सीखने पर बल देती है, बिल्कुल देती है। क्यों देती है, कि बालक स्वयं समस्या का समाधान कर रहा है तो करके सीखेगा। जो आत्मनिर्भर बनाती है, बिल्कुल स्वयं करके, अगर अपनी समस्या का समाधान यदि आप स्वयं करोगे तो जाहिर सी बात है आत्मनिर्भरता का गुण आपके अंदर बैठेगा। ये क्या कहलाएंगे, इसके गुण कहलाएंगे। अभी तक गुण खत्म नहीं हुए दोस्तों, कुछ गुण इसके और हैं। ये देखिए, स्व अध्याय की आदत का निर्माण। बालक स्वयं पढ़ने लग जाता है, क्योंकि जैसे उसके सामने उपस्थिति आया ना समस्या, तो बालक ने क्या, स्व अध्याय के द्वारा ही तो उस समस्या का समाधान किया है ना। तो स्व अध्याय की आदत का विकास।
इसमें बालकों के अंदर अनुशासनात्मक गुण का विकास हो जाता है, क्योंकि जब भी आप किसी समस्या का समाधान कर रहे होते हैं ना, तब आप बहुत सीरियस मूड में रहते हो, और जब तक व्यक्ति किसी सीरियस मूड में ना, गंभीर अवस्था में होता है ना, तब वो अनुशासन अवस्था में रहता है दोस्तों। इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, बिल्कुल होता है। स्वयं समस्या का समाधान करना अपने आप में एक वैज्ञानिक विधि है। तो इसके द्वारा जो बालक समस्या का समाधान करेगा, तो एकदम उसके जो दिमाग जो चिंतन करेगा ना, वो किसके आधार पर करेगा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर करेगा, बिल्कुल विकास होता है। अर्जित ज्ञान अस्थायी रहता है, बिल्कुल रहता है, क्योंकि करके सीखेगा तो प्रत्यक्ष अनुभव होंगे, और प्रत्यक्ष अनुभव होंगे तो सीखा गया ज्ञान आपके दिमाग में अस्थायी रहेगा, नो डाउट। शिक्षक और शिक्षार्थी एक दूसरे के निकटतम आते हैं, बिल्कुल, क्योंकि मैंने कहा ना, कभी कभी शिक्षक भी बालकों को समस्या प्रस्तुत करता है, लेकिन ये समस्या समाधान विधि तब प्रभावी रहती है जब बालक क्रिया करे और समस्या अपने आप आए और उसका समाधान भी वह स्वयं करे, तब ये विधि क्या रहेगी? प्रभावी रहेगी। इन दोनों के, क्योंकि बालक की यदि समस्या आएगी तो वो शिक्षक की मदद लेगा ही लेगा, पूछने के लिए जाएगा ही जाएगा। तो शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य में जो संबंध होते हैं ना, वो निकट होते चले जाते हैं दोस्तों। ये तो हो गए इसके गुण, और जिस विधि के गुण होते हैं ना, उस विधि के क्या होंगे भाई? आपके कुछ दोष भी होंगे। दोष तो लगभग सारी विधियों के लगभग एक जैसे होते हैं, 2-4 को छोड़ करके। संपूर्ण पाठ्यक्रम संभव नहीं, ऐसी कोई सी विधि नहीं जिसे संपूर्ण पाठ्यक्रम संभव हो जाए, व्याख्यान विधि जैसी विधियों को छोड़ करके, है ना। टेक्निकल नवीन उपागम जितने भी है, नवाचार की जितनी भी विधि है ना, उनके द्वारा कभी भी संपूर्ण पाठ्यक्रम ऊपर नहीं हो सकता। तो संपूर्ण पाठ्यक्रम संभव नहीं, समय बिल्कुल अधिक लगता है, क्योंकि बालक स्वयं खोज कर रहा है तो समय लगेगा। शैक्षिक वातावरण में निरस्ता आती है। भाई निरस्ता आने का मतलब क्या है? कि सबको खोजने के लिए दे दिया, भाई जिनको वास्तविकता में खोज अच्छी लगेगी वो तो करेंगे, लेकिन बाकी जितनी बालक होंगे ना, वो क्या बैठे रहेंगे? निरस बैठे रहेंगे। तो निरस्ता भी आती है। प्रत्येक शिक्षार्थी व शिक्षक समस्या का चयन नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। हर स्टूडेंट के अंदर और हर टीचर के अंदर इतनी क्वालिटी नहीं होती है कि वो समस्या की सही पहचान कर सके कि वास्तविकता में समस्या क्या है। क्योंकि मैंने कहा ना, समस्या की यदि पहचान सही नहीं हो रही है ना, तो आगे वाली कभी भी क्रियाएं सही नहीं होगी। व्यक्ति के जीवन में दुखी रहने का पीछे बस एक ही कारण है कि उसको सही समस्या का पता नहीं रहता है। यदि समस्या की पहचान सही होगी ना, उसका समाधान अपने आप निकल जाएगा दोस्तों। फिर बात करें, इस विधि के लिए कुशल, योग्य, अनुभवी शिक्षक की आवश्यकता होती है। इस विधि को प्रयोग करने के लिए टैलेंटेड टीचर चाहिए, जिनके अंदर विशेष प्रकार की कुशलता हो। ऐसे टीचर मिलते नहीं है, ऐसे प्रशिक्षित टीचरों के क्या है? अभाव है दोस्तों। अनुभवी टीचर है ना, नहीं मिलते। तो ये भी क्या, अनुभवी शिक्षकों का अभाव, इनकी आवश्यकता होती है, जो विद्यालय में मिलती नहीं है। प्राथमिक कक्षा के लिए उपयोगी नहीं है। छोटे बच्चे खोज प्रवृत्ति में इतने अग्रसर नहीं होते, इतने जिज्ञासु नहीं होते कि वो किसी चीज को खोज कर सके। बड़ी कक्षाओं के लिए थोड़ी ठीक मानी जा सकती है। कुछ एक दोष इसके और हैं, ये भी देख लो। ये भी इसके क्या कहलाएंगे भाई? दोष कहलाएंगे। कौन कौन से दोष हैं? ये देखिए, एक दोष कह रहा है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए अधिक उपयोगी है। हाँ बिल्कुल सही है ना, जो बच्चे टैलेंटेड हैं उनके लिए ये विधि क्या करेगी? ज्यादा काम करेगी। प्राप्त समाधान विश्वसनीय और प्रमाणित नहीं होता। देखो, भले इसके अंदर ये गुण प्रमाणित कर देता है, लेकिन विश्वसनीय और प्रमाणित क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चे ने अपने आधार पर उसका समस्या का समाधान निकाला है। तो जरूरी नहीं है कि वो प्रमाणिक होगा या बिल्कुल सही होगा। तब तक नहीं होगा जब तक वो उस प्रकार की 100% समस्या में वह समाधान काम नहीं करेगा। अगर सभी समस्याओं में काम कराए तो प्रमाणिक है। तो जरूरी नहीं है कि वो समाधान विश्वसनीय भी हो और प्रमाणित भी हो। फिर संसाधनों, पुस्तकालय और वाचनालय का आदि का क्या रहता है? अभाव रहता है। और इस अभाव के कारण बालकों की क्या समस्या आई है? तो अधिक से अधिक पुस्तकों की आवश्यकता पड़ेगी, और विद्यालय में क्या होता है? पुस्तकों का भी अभाव होता है ना। तो ये भी एक प्रकार की क्या हो जाएगी दोस्तों? इसके अंदर समस्या हो जाएगी। इसके बाद अपन बात करें दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, समस्या समाधान विधि की। जॉन ड्यूवी नाम का, है ना, किलपेट्रिक के साथ में जिसका नाम आता है ना, जॉन ड्यूवी। जॉन ड्यूवी नाम का, इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं? आधुनिक रूप दिया है ना। जॉन ड्यूवी और किलपेट्रिक ने इसको आधुनिक रूप दिया ना, यही कारण है। जॉन ड्यूवी ने 11 प्रकार के चरण बताए। कितने प्रकार के चरण बताए समस्या समाधान के? कुल 11 प्रकार के चरण बताए भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्रकार के क्या बताए भाई? चरण बताए। टोटल कितने प्रकार के चरण बताए? 11 प्रकार के। कौन कौन से बताए? सबसे पहला बताया परिस्थिति का निर्माण करना। कौन सा बताया भाई? परिस्थिति का निर्माण करना। कि समस्या समाधान विधि के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि बालक के अंदर समस्या आएगी तो ऐसी आपको एक परिस्थिति बनानी है, ऐसा एक एनवायरमेंट बनाना है जिसमें सीखते सीखते बालक के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए कि समस्या अपने आप उत्पन्न हो जाए। पहला काम करना है आपको परिस्थिति बनाना। बिना परिस्थिति बनाए समस्या आपके सामने नहीं आ सकती। फिर आता है भाई क्षेत्र का निर्धारण करना। मतलब जो समस्याएं बालक के जीवन में आएगी वो किस किस एरिया में कहां कहां जाकर के उस समस्या का समाधान कर सकता है, यानी कि उसके पढ़ने का क्षेत्र क्या रहेगा, उस क्षेत्र का क्या करना है आपको? निर्धारण करना है। फिर आता है परिकल्पना का निर्माण। वही प्रारंभिक सोच क्या कहलाएगी? आपकी परिकल्पना कहलाएगी। फिर वही तथ्यों का संकलन। समस्या समाधान के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए उनको इकट्ठा करना। फिर आता है तथ्यों का विश्लेषण। जो सामग्री आपने इकट्ठी की ना, उसमें से कौन कौन सी सामग्री हैं जो इस समस्या को समाधान करने के लिए उपयोगी हैं, वो क्या कहलाएगा? आपका तथ्यों से विश्लेषण। फिर होता है निष्कर्ष प्राप्त करना। जब अप्लाई कर दोगे तो निष्कर्ष तक पहुंचोगे कि इस समस्या का समाधान क्या निकला है, वो क्या कहलाएगा? आपका निष्कर्ष। जो अंत तक, रिजल्ट तक पहुंच जाओगे।
फिर रिजल्ट तक पहुंचने के बाद में वापस उसकी क्या करोगे, पुनः जांच करनी है कि आपने जो किया है, जो प्रमाणिक आपने नियम दिए, जिस निष्कर्ष तक पहुंचे हैं वो सही है, यानी अन्य एग्जाम्पल के ऊपर इसको और अप्लाई करना है। फिर अगर पुनः जांच के बाद में यदि वो सही निकल गया ना, फिर क्या करोगे, नियम सिद्धांत का बनाना। लेकिन पुनः जांच के बाद में यदि आपके नियम सही निकल गए ना, तो नियम और सिद्धांत का आप निरूपण कर दोगे, बना दोगे। बनाने के बाद में एक लेखा तैयार करोगे जिसके अंदर वो सारे के सारे नियम लिख दोगे और अंत में क्या कर लोगे, उसका मूल्यांकन कर लोगे। ये जो है ना दोस्तों, मुझे एक लग रहा है एक कम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही लिख रखे ना भाई, एक का गायब हो गया। 11 प्रकार के चरण बताए थे दोस्तों, 11 निर्देशन नहीं आया ना इसके अंदर, हाँ एक निर्देशन नाम का चरण और है भाई। 11 प्रकार के इन्होंने क्या बताया भाई, चरण बताए। परिस्थिति, निर्देशन, परिस्थिति के बाद में क्षेत्र परिकल्पना के निर्माण के बाद में यहाँ पे आता है निर्देशन, निर्देशन नाम का तथ्य और आता है। तो टोटल कितने बताए भाई, 11 प्रकार के इसने चरण बताए भाई। किसने बताए, तो जॉन डीवी ने बताया। जॉन डीवी के अनुसार कितने चरण बताए गए, तो 11 प्रकार के चरण बताए गए। ये थी दोस्तों आपके समस्या समाधान विधि, है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले से लगा करके। सबसे पहले जनक, वही सुकरात और सेंट थॉमस, वास्तविक जनक पूछ रहे थे गेस्टाल्टवादी, बाकी आधुनिक रूप किसने दिया था, किलपैट्रिक और जॉन डीवी। उसके बाद में इसके 5 प्रकार के जो 6 प्रकार के जो मेन सोपान होते हैं वो अपन ने पढ़ लिए दोस्तों। सोपान के बाद में अपन बात करेंगे अवस्थाएं कितनी होती हैं, अस्पष्ट स्थिति होती है, सूत्रीकरण, समस्या का ज्ञान, तर्कना, प्रायोगिकरण, प्रमाणिक या निश्चयन करना, इनकी अवस्थाएं कहलाती है। गुण की बात करें मोटे मोटे तौर पर ये क्या कहलाएंगे, इस सब के गुण कहलाएंगे। गुण और भी हैं आगे, ये भी ले लीजिए। इसके बाद में ये भी इसके क्या कहलाएंगे, गुण कहलाएंगे। स्वाध्याय की आदत का निर्माण वगैरह करना। फिर इसके बाद में अपन के चलते हैं दोष, तो ये इतने प्रकार के क्या कहलाएंगे, इसके दोष कहलाएंगे दोस्तों। ये भी दोष है। इसके बाद में ये भी इसके क्या कहलाएंगे, दोष कहलाएंगे। दोष के बाद में अपन ने पढ़ ली थी जॉन डीवी के द्वारा कितने प्रकार के चरण बताए गए, तो 11 प्रकार के समस्या समाधान विधि के क्या बताए गए दोस्तों, चरण बताए गए। तो ये थी दोस्तों आपके समस्या समाधान विधि, है ना। इसको कहते हैं भाई समस्या समाधान विधि। हर विधि की अपनी एक कला होती है, हर विधि को प्रयोग करना का अपना एक तरीका होता है। तो शिक्षण में महत्वपूर्ण विधि मानी गई है भाई समस्या समाधान विधि। मुख्य रूप से जो इसका प्रयोग होता है दोस्तों, गणित विज्ञान, गणित और विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण विधि है। साथ में व्याकरण की भी इसको ठीक ठीक विधि मानी जाता है। व्याकरण शिक्षण की भी इस विधि को क्या माना जाता है, व्याकरण के लिए भी ये एक अच्छी विधि मानी जाती है। सीखने के लिए सबसे अच्छी विधि भी इसको कहते हैं। सीखने के लिए एक बार कोई सी विधि है तो कौन सी अच्छी है ये, इसके द्वारा बालकों का मानसिक विकास सर्वाधिक होता है दोस्तों, ये ध्यान रखना। मानसिक विकास भी इस विधि के द्वारा क्या हो रहा है, बालकों का सर्वाधिक हो रहा है, क्योंकि चिंतन तर्क ज्यादा कर रहा है। आप खोज कर रहे हो तो आपका क्या होगा, मानसिक विकास भी होगा। तो दोस्तों ये थी मोटे मोटे रूप से आपके समस्या समाधान विधि। आप इसी तरीके से एक एक विधि को अलग अलग से पढ़ते रहिए, है ना। हम आपकी तैयारी में पूरा का पूरा जोर लगा रहे हैं, आप भी अपनी तैयारी में पूरा का पूरा जोर लगाइए। हमारी तरफ से आपको मंगलमय कामनाएं। मिलते हैं अगली बार ऐसी किसी नई विधि के साथ में, तब तक के लिए भाई राधे राधे।